देख सीमा, मेरी बात ध्यान से सुन ले। शादी के बाद ससुराल जाकर किसी का रोब सहने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। तेरी सास तो शक्ल सूरत से ही चालाक लगती है, लेकिन तुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो तुझे 2 बातें सुनाए तो तू 4 सुना देना। बस अपनी आवाज को कभी दबने मत देना। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अपने पति को शुरू से ही मुट्ठी में रख, उसकी नस पकड़ ले, समझी? फिर मौका देखकर ससुर से अलग हो जाना। मेरा सालों का तजुर्बा है, इसलिए बता रही हूं। अकेली रहेगी तो राज करेगी और ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। सीमा यह सब सुनकर थोड़ी असहज हो गई। क्या माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? उसने विरोध जताते हुए कहा, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, और वैसे भी अभी के माता पिता बहुत अच्छे हैं। उसकी आवाज में मासूमियत थी, लेकिन साथ ही माँ के लिए एक नाराजगी भी। अरे मेरी गुड़िया, मैं तो तुझे तरीका बता रही हूँ ताकि तू अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिए, ना कि किसी की कठपुतली बनकर। दुनिया बड़ी चालाक है बेटी। आजकल लड़कियों को 2 कदम आगे रहना पड़ता है। यह थे कामिनी जी के विचार। कामिनी जी, जिनके पति का देहांत 2 वर्ष पहले हो चुका था। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। उनका बेटा रोहित उनसे अलग रहता था और बेटी सीमा की शादी नजदीक थी। वह चाहती थी कि उनकी बेटी को शादी के बाद कोई समझौता न करना पड़े, इसलिए आज वह यह अनमोल ज्ञान अपनी बेटी को दे रही थी। और जैसे जैसे वह बोल रही थी, सीमा के मन में उनकी बातें जड़ें जमाने लगीं। उसकी शंका धीरे धीरे विश्वास में बदल रही थी। सीमा अपनी मां की बातें ध्यान से सुन रही थी। अचानक उसने हैरानी से मां की ओर देखा और पूछा, माँ, एक बात समझ नहीं आई। मेरा पति अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे साथ अलग रहने को तैयार कैसे हो जाएगा? आई मीन, ये कैसे पॉसिबल है? मां ने एक पल को उसकी ओर देखा, फिर हल्के से हंसी और बोली, अरे सीमा, पत्नी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। अपने पति को ऐसे काबू में कर कि तू उसकी जरूरत बन जाए। तेरे बिना वो एक कदम भी ना उठा सके। उसकी हर सांस में बस तू बस जाए। वह वही करेगा जो तू चाहेगी। कहते कहते उनका स्वर अचानक करवाहट से भर गया। अपनी भाभी से ही सीख लेना बेटी। हफ्ते भर में ही तेरे भाई को उड़ाकर ले गई मुझसे दूर। सीमा ने मां की बातों को सुनकर एक गहरी सांस ली और फिर थोड़ा रुकते हुए बोली, अच्छा माँ, ये सब छोड़ो, लेकिन आप बताओ, आपने भैया को फोन किया या नहीं? सीमा की बात सुनते ही उसकी मां का चेहरा एकदम तमतमा उठा, जैसे किसी ने पुरानी दबाई गई पीड़ा को फिर से कुरेद दिया हो। वो गुस्से से तमतमाते हुए बोली, नहीं किया और करूंगी भी नहीं। क्यों माँ, कब तक इस नाराजगी को सीने से लगाए रखोगी? कामिनी ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, उसने मेरे साथ क्या किया, तुझे दिखाई नहीं दिया? लेकिन माँ। सीमा की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मां ने उसे बीच में ही काट दिया। आंखों में आग सी भड़क उठी और वह गुस्से से तमतमाते हुए कुर्सी से उठी और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ और कमरे में खामोशी छा गई। सीमा हैरान और परेशान सी कुर्सी पर बैठी रह गई। उसकी आंखें फर्श पर टिकी थीं और मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। आखिर भैया ने ऐसा भी क्या कर दिया था जो वह उन्हें माफ नहीं कर सकती थी? वह सोच रही थी। दरअसल सारी कड़वाहट की जड़ सीमा के बड़े भाई रोहित से जुड़ी थी। रोहित कॉलेज में अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की अनामिका से प्यार कर बैठा था। अनामिका गरीब घर से थी, पर उसमें संस्कार और सादगी के गुण थे और रोहित उसकी ओर खींचा चला गया। लेकिन सीमा की मां कामिनी जी, उनके मन में तो कुछ और ही सपने थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका बेटा कभी उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेगा और जहां वह कहेंगी उनका बेटा रोहित उसी लड़की से शादी करने को तैयार हो जाएगा। कामिनी जी रोहित की शादी किसी अमीर खानदान की लड़की से करना चाहती थीं। ऐसी लड़की जो न केवल रूपवती हो बल्कि अपने साथ इतना सब कुछ लेकर आए कि उनका समाज में एक रुतबा बन जाए। अपनी किटी पार्टी की सहेलियों के सामने वह गर्व से सिर ऊंचा करके अपनी बहू को मिलवाएं कि देखो, यह है मेरी बहू जो इतनी खूबसूरत है और इतना सारा दहेज लाई है।
उन्होंने एक लड़की पसंद भी कर ली थी, बड़े रईस घर की लड़की, जो अपने साथ मोटा दहेज लेकर आती, उनके सपनों को हकीकत में बदल सकती थी। जब कामिनी जी ने रोहित से यह बात कही तो उसने साफ कह दिया, मां, मैं किसी और से प्यार करता हूं। क्या कहा तुमने? उन्होंने हैरानी से पूछा, मानो सुना तो हो पर स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मैं किसी और से प्यार करता हूं मां। रोहित ने दोहराया। कामिनी जी के सपनों की दुनिया ताश के पत्तों की तरह एक झटके में ढह गई, और जब उन्हें पता चला कि वह लड़की गरीब घर की है, फिर तो उनकी नाराजगी आग में तब्दील हो गई। रोहित ने अपनी मां को समझाने की भरपूर कोशिश की, पर कामिनी जी का दिल तो जैसे पत्थर का हो चुका था। कोई और रास्ता न पाकर एक दिन रोहित ने कोर्ट मैरिज कर ली और अनामिका को घर ले आया। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे रोहित और उस लड़की अनामिका को एक साथ देखा, वर वधू के रूप में, तो कामिनी जी के भीतर की जिद और अहम फट पड़े। कामिनी जी ने उसे देखते ही अल्टीमेटम दे दिया, या तो तुझे इस लड़की को छोड़ना पड़ेगा या मुझे। रोहित ने अपनी मां के पांव में गिरकर माफी मांगी और अनामिका को बहू स्वीकार करने की प्रार्थना की, परंतु कामिनी जी ने नजरें फेर ली। वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, लेकिन रोहित को भरोसा था कि मां की नाराजगी चिरस्थायी नहीं है। वे केवल कुछ समय के लिए ही नाराज हैं, लेकिन जब वे अनामिका के सरल स्वभाव, उसकी सादगी, उसकी विनम्रता को जानेंगी तो उसे स्वीकार कर लेंगी, उसे अपनाने लगेंगी। लेकिन उसकी ये उम्मीदें जल्द ही निराशा में बदलने लगीं। कामिनी जी का व्यवहार अनामिका के लिए हर दिन और कठोर होता जा रहा था। सीमा ने भी अपनी मां को समझाना चाहा, लेकिन कामिनी जी सुनने को तैयार ही नहीं थी। रोहित बुरी स्थिति में फंस चुका था। परेशान होकर आखिरकार शादी के 2 हफ्ते बाद उसने अपनी पत्नी का हाथ थामा और घर छोड़ दिया। बाद में उसकी अच्छी नौकरी लग गई और वह दूसरे शहर चला गया। वह जानता था कि उसकी मां अपनी जिद के आगे झुकने को हरगिज तैयार नहीं होगी, इसलिए उसने समय को ही मरहम बनने दिया। मां की नाराजगी के बावजूद रोहित हर महीने अपनी मां को पैसे भेजता था, बिना चूके। सीमा के जरिए वह घर की खबर रखता और खुद भी कभी कभी मां को फोन करता, पर मां हर बार उसका नंबर देखकर फोन काट देती। हालांकि कामिनी जी की बेटी सीमा की भी लव मैरिज ही हो रही थी, लेकिन कामिनी जी को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं हुआ, क्योंकि सीमा के ससुराल वालों का स्टेटस उनसे अच्छा था। आखिरकार सीमा की शादी का दिन भी आ गया। घर में रौनक थी। शादी के खर्चों के लिए रोहित ने पहले ही अपनी मां के अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए थे। कामिनी जी ने तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर उनकी आंखों में एक खालीपन साफ झलक रहा था। उन्होंने अपने बेटे रोहित और बहू अनामिका को शादी का न्योता नहीं दिया था। सीमा ने कई बार मां से कहा, मां, भैया को बुला लो ना, ये मेरी शादी है, वो नहीं होंगे तो अधूरा सा लगेगा। पर कामिनी जी हर बार टाल देती। लेकिन रोहित अपने दिल की सुनने वाला इंसान था। सीमा को विश्वास था कि वह थोड़ी देर के लिए ही सही सीमा को आशीर्वाद देने जरूर आएगा, और ऐसा ही हुआ। सीमा जब कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, तब रोहित अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर सीमा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। भैया, तुम आ गए, मुझे पता था तुम रुक नहीं पाओगे। अनामिका ने भी सीमा को गले लगाया और कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो सीमा, खुश रहना हमेशा। रोहित ने मां की ओर देखा, कुछ कदम बढ़ाए, पर कामिनी जी ने मुंह फेर लिया। तो रोहित सीमा के सिर पर हाथ फेरकर अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया। शादी की रस्में पूरी हुईं और सीमा अपने ससुराल पहुंच गई। नया घर, नए लोग और एक नई जिंदगी उसके सामने थी। ससुराल में उसका स्वागत गर्मजोशी से हुआ। सास ससुर ने उसे बेटी की तरह गले लगाया। शादी की रस्में पूरी होने के बाद थकावट सब पर हावी हो चुकी थी। देर रात तक चली हंसी ठिठोली और रिवाजों की चहल पहल के बाद ससुराल में सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। सीमा भी अभी के साथ अपने कमरे में थी, जहां उसे नींद ने जल्द ही आ घेरा। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में फैल गईं और सीमा की आंखें धीरे धीरे खुली। वो अभी बिस्तर पर ही थीं, आलस भरी नजरों से
छत को देख रही थी। तभी उसका फोन जोर से बजा। स्क्रीन पर मां का नाम देखकर उसने फोन उठाया। अभी उस वक्त वहां नहीं था, शायद बाथरूम में था। हाँ माँ, सुबह सुबह कैसे याद आ गई? सीमा ने हल्के से हंसते हुए कहा। कामिनी जी की आवाज में वही चिड़ परिचित वाचपटुता थी। अरे मेरी बेटी ससुराल पहुंच गई, उसका हालचाल भी ना लूं तो माँ कैसे कहलाऊंगी? बोल, वहां सब कैसे हैं? सब ठीक है ना? सीमा हंस पड़ी और बिस्तर पर थोड़ा सीधा बैठते हुए बोली, अरे माँ, सब ठीक है, आप मेरी चिंता मत करो। अभी मुझे तैयार होना है। मम्मी जी ने कहा था कि आज मीठा बनाने की रस्म है। क्या? कामिनी जी का स्वर एकदम से सख्त हो गया। पहले ही दिन तुझे काम पर लगा देंगे ये लोग? मैंने कहा था ना बेटी, बहुत चालाक है तेरी सास। सबके सामने तो बोली थी कि हम बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं। अब बेटी बेटी बोलकर तुझे घर की नौकरानी बनाकर रख देगी। तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, समझी? सीमा ने मां की बात सुनी और एक पल को सोच में पड़ गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और अभी बाहर आया। सीमा ने झट से कहा, अच्छा माँ, मैं बाद में बात करती हूँ। अभी ने मुस्कुराते हुए पूछा, किसका फोन था? सीमा ने हल्के से मुस्कुराकर बात टाल दी। माँ का था, बस मेरा हालचाल पूछ रही थी। वो उठी और तैयार होने के लिए अलमारी की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद अभी भी तैयार हो गया, लेकिन उसने देखा कि सीमा के माथे पर शिकन थी। हाथों की उंगलियां आपस में गूंथी हुई थीं। अभी ने उसका चेहरा गौर से देखा, मुस्कुराया और प्यार से पूछा, किसी बात से परेशान हो क्या? अरे तुम चिंता मत करो, हमारे घर का माहौल बहुत अलग है। पिताजी का व्यवहार इतना अच्छा है कि कभी ऊंची आवाज में बोलते भी नहीं। गुस्सा तो जैसे उनके स्वभाव में है ही नहीं। और माँ के तो क्या ही कहने, उनका स्वभाव तुम खुद ही देख लेना। अब चलो बाहर, सब इंतजार कर रहे होंगे। सीमा कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। कमरे से बाहर निकली तो हवा में ताजे पराठों और देसी घी की सौंधी खुशबू तैर रही थी। दोनों ने पैर छूकर सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। तभी सरला जी, सीमा की सास ने उसे देखते ही आवाज लगाई, आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है। सीमा थोड़ा झिझकी, पर सरला जी ने मुस्कुराते हुए उसके और अभी के लिए कुर्सी खींच दी और बड़े प्यार से कहा, तुम दोनों बैठो, मैं अभी गरम पराठे लेकर आती हूँ। तभी मेहमानों में बैठी एक बुजुर्ग महिला, शायद कोई रिश्तेदार थी, थोड़ा हंसी में थोड़ा तंज में बोल पड़ी, अरे सरला, ये क्या? बहू ने घूंघट तो छोड़ो, पल्लू भी नहीं लिया है। इसे बोलो घूंघट करने को। बहुए ऐसे खुले सिर थोड़े घूमती हैं। जमाना भले बदल गया हो, पर रीति रिवाज तो नहीं बदलेंगे ना। पल भर को सीमा सक पका गई। उसे लगा कि अभी सासू मां उसे यह गलती करने पर कुछ सुना देंगी, पर सरला जी ने मुस्कान बनाए रखी और सहजता से जवाब दिया, अरे ताई जी, आपने इस घर में सुनीता को घूंघट किए देखा था क्या? सुनीता सरला जी की बेटी और अभी की बड़ी बहन है, जो कि शादीशुदा है। ताई जी ने चौंक कर कहा, वह तो इस घर की बेटी है, वो क्यों घूंघट करेगी भला? सरला जी अब भी मुस्कुराते हुए सीमा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तो यह भी तो मेरी बेटी है और मेरे लिए मेरी सुनीता जैसी ही है। बेटी और बहू इस घर में बराबर हैं, फिर इसे घूंघट करने की क्या जरूरत है? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सासू मां के लफ्ज सीमा के कानों से होते हुए दिल में उतर गए। भीतर ही भीतर एक सुखद एहसास होने लगा, मानो बर्फीली सर्दी में बदन पर सूरज की धूप पड़ी हो। यह वही सास थी जिनके बारे में मां ने 100 संदेह पाले थे। नाश्ते के बाद दोनों सास बहू ने मिलकर हलवा बनाया और सबको परोसा। पग फेरे की रस्म के बाद सीमा और अभी कुछ दिनों के लिए घूमने निकल गए। हसीन वादियों में बिताए वो 10 दिन कभी ना भूल सकने वाला अनुभव था उसके लिए। अभी का प्यार, उसकी छोटी छोटी शरारतें और सीमा का हर पल को जी लेने का उत्साह, वे दोनों मजबूत रिश्ते की डोर से बंधते चले गए। जब वह वापस लौटे तो सीमा ने अपनी टीचर की नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली, लेकिन घर लौटकर वो थकान के बावजूद रसोई में सरला जी का हाथ बटाती थी। उसे लगता था कि यह उसका फर्ज है। एक शाम
जब सीमा चाय की चुस्कियां लेते हुए सरला जी के साथ सब्जी काट रही थी तो सरला जी ने उसे प्यार से टोका। सीमा, ये चाकू नीचे रख दे। तू सारा दिन स्कूल में बच्चों को संभालती है, इतना काम करती है, फिर यहाँ क्यों थकान मोल लेती है? ये घर तेरा है बेटी, उतने ही आराम से रह जितने अपने मायके में रहती थी। मेरे लिए बस इतना काफी है कि तुम दोनों हंसते खेलते अपनी जिंदगी जियो, काम की टेंशन मत लिया कर। सीमा ने चाकू रख दिया और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। आप सारा दिन घर में लगी रहती हैं, सारा बोझ आप पर पड़े यह मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो बस थोड़ा हाथ बटाना चाहती हूँ। उसकी बातें सरला जी के दिल को छू गईं। सरला जी ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए बोली, अरे बेटी, तू नौकरी करती है, अपना ध्यान उसी में दे। मेरी मदद के लिए तो मेड आती है ना। और हाँ, कभी तेरा मन करे तो खाना बना लेना, पर परेशान होकर कुछ मत करना। मुझे तो खाना बनाने का शौक है। फिर वो थोड़ा रुककर शरारती अंदाज में आगे बोली, और सुन, तू जब नौकरी पर जाती है ना, तेरे ससुर जी भी रसोई में कदम रख देते हैं। अच्छा ही है, इस उम्र में बैठे बैठे हड्डियां जाम हो, उससे बेहतर है काम कर लें। सीमा की आंखें चौड़ी हो गईं। सच माँ जी, पापा जी खाना बनाते हैं? वह हैरान थी। सरला जी हंस पड़ी। हाँ बेटी, कल जो सब्जी तूने खाई थी ना, वो तेरे ससुर जी ने बनाई थी। तू तो बहुत तारीफ कर रही थी। उनकी हंसी में एक मासूम मजा था। सीमा का मुंह खुला रह गया। सच्ची माँ जी, मुझे तो लगा आपने बनाई होगी। पापा जी को तो देखकर लगता है कि बस अखबार पढ़ना और चाय पीना ही उनका शौक है। वह भी हंस पड़ी। एक दिन शाम को जब सीमा स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि सरला जी और ससुर जी मिलकर रसोई में कुछ बना रहे थे। सीमा ने बैग किनारे रखा और सरला जी के पास रसोई में चली आई। ससुर जी ने उसे देखते ही कहा, आजा सीमा बेटा, आज तेरे लिए खास पकोड़े बन रहे हैं। सरला जी ने एक पकोड़ा उठाकर सीमा को खिला दिया तो सीमा हंसते हुए बोली, वाह पापा जी, आप तो कमाल के पकौड़े बनाते हैं। बस बस तारीफ मत कर बेटा, वरना हर बार सरला मुझे ही पकौड़े तलने को कहेगी। ससुर जी बोले तो घर में हंसी की लहर दौड़ गई। सीमा को महसूस होने लगा जैसे वह इस घर की पुरानी सदस्य हो। अभी सब ठहाकों में मग्न थे कि सीमा का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया तो दूसरी ओर से कामिनी जी की आवाज आई, क्यों सीमा, अपनी माँ को तो भूल ही गई शादी के बाद? क्या तुझे मेरी याद भी नहीं आती? सीमा ने शांत स्वर में कहा, ऐसी बात नहीं है माँ। कल जब आपने फोन किया था तो सब लोग खाना खा रहे थे। मैंने आपसे कहा भी था कि मैं बाद में बात करूंगी। कामिनी जी की आवाज और चुभती गई। अरे हाँ हाँ, सब लोग खा रहे थे और तू रसोई में खड़ी उनकी सेवा में लगी थी। कितनी बार कहा है तुझसे, नौकरानी मत बन उनके घर में। जब भी काम करने को बोले बीमार पड़ने का नाटक कर लिया कर। सीमा का दिल बैठने लगा। वह संयम से बोली, माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा था ना, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं। किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया, मैं खुद करना चाहती थी। यह घर मेरा भी तो है अब। अच्छा, तू ये बता कब आ रही है मुझसे मिलने? सीमा एक पल को चुप रही, फिर धीमे से बोली, अच्छा माँ, मैं माँ जी से पूछ लूंगी। अगर कोई जरूरी काम ना हुआ तो आ जाऊंगी। क्या अब मुझसे मिलने के लिए भी तू अपनी सास से पूछेगी? और अगर वह मना कर दे तो तू नहीं आएगी? अगर तू यही सब करती रही तो कभी भी अपने सास ससुर से अलग नहीं हो पाएगी। ना कभी आजादी मिलेगी, ना अपना वक्त। माँ, आप हमेशा एक ही बात क्यों दोहराती रहती हैं? मैंने आपको बताया था ना, मेरे ससुराल वाले वैसे नहीं हैं जैसा आप सोचती हैं। अगर आपको शक है तो एक बार यहाँ आकर देख लो। वैसे मैं तो कहती हूँ एक बार आ ही जाओ, आपको भी सीख मिलेगी कि एक सास को कैसा होना चाहिए। कामिनी जी का स्वर और तीखा हो गया। बस, अपने सास ससुर के पक्ष में इतने कसीदे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे सब समझ में आता है। अब मैं फोन रखती हूँ। फोन कट होने के बाद सीमा बैठक में लौट आई, जहां सरला जी चाय पी रही थी। किसका फोन था बेटा? माँ का। सरला जी ने एक क्षण को गहरी सांस ली, फिर बेहद स्नेह से कहा, अकेली रहती है ना, उदास हो जाती होंगी। माँ तो माँ होती है, हालचाल ले लिया करो उनका और मिल भी आया करो। सीमा ने थोड़ी झिझक के साथ सिर हिलाया। फिर सरला जी बोली, ऐसा करो,
कल तुम्हारी स्कूल की छुट्टी है ना, तो अभी ऑफिस जाते हुए तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देगा और शाम को वापस ले आएगा। फिर जब स्कूल में छुट्टियां मिलेंगी तो कुछ दिन रह भी लेना माँ के साथ। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ मम्मी जी, ठीक है। अगले दिन जब सीमा मायके पहुंची तो दरवाजा खुलते ही कामिनी जी की आंखें फैल गईं और चेहरा खिल उठा। आज उनकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। पूरा दिन उन्होंने सीमा के साथ बातें करते हुए बिताया। शाम को सीमा अभी के साथ वापस आ गई। अगले दिन उसे स्कूल जाना था, लेकिन वह सुबह एक अनजान आंधी की तरह आई। सीमा स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। साड़ी के पल्लू को संभालते हुए वो आईने के सामने खड़ी थी। तभी उसका फोन बजा, लेकिन मां का नाम देखकर वह हैरान हुई। रात को तो मिलकर आई थी, अब सुबह सुबह क्या हुआ? उसने फोन उठाया और दूसरी ओर से कामिनी जी की कांपती, दर्द भरी आवाज आई। बेटी, तू जल्दी आजा, मुझसे उठा नहीं जा रहा। ना जाने कैसे पैर फिसल गया, बड़ी मुश्किल से फोन तक पहुंची हूं। मां की कांपती आवाज सुनकर सीमा के हाथों से कंघी छूट गई। उसकी सांसें थम गईं। वह दौड़कर अभी के पास गई, जो अभी बिस्तर पर था। अभी, माँ को कुछ हो गया है, वह गिर गई है, जल्दी चलो। अभी एकदम से उठा और सरला जी को आवाज दी। मां, सीमा की मां को चोट लगी है। अभी ने फौरन गाड़ी निकाली। सरला जी भी बिना वक्त गंवाए तैयार हो गईं। मैं भी चलती हूँ। अभी ने गाड़ी स्टार्ट की। सीमा और सरला जी साथ बैठे और तीनों कामिनी जी के घर की ओर दौड़े। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कामिनी जी फर्श पर थीं, दर्द में कराहती हुई। चेहरा पसीने से भीगा था, बाल बिखरे हुए और आंखों में दर्द से ज्यादा बेबसी थी। माँ! सीमा झुककर उनके पास बैठ गई। सरला जी ने तुरंत हालात समझ लिए। लगता है अंदरूनी चोट है, चलो फौरन अस्पताल ले चलते हैं। अस्पताल में जांच हुई, एक्सरे भी लिया गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, चोट थोड़ी गहरी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हड्डी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सूजन और खिंचाव ज्यादा है। कुछ हफ्तों का सख्त आराम जरूरी है। कोई झटका या लापरवाही से हालात बिगड़ सकते हैं। सीमा ने मां का हाथ थाम लिया। कामिनी जी की आंखें नम थीं, पर वह चुप थीं। सरला जी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आप टेंशन मत लीजिए, सीमा और अभी है ना, सब संभाल लेंगे। सीमा ने फौरन कहा, मैं कुछ दिनों के लिए माँ के साथ ही रुक जाती हूँ। घर का काम भी देख लूंगी और इनकी देखभाल भी हो जाएगी। इतना सुनते ही सरला जी ने बड़े अपनेपन के साथ कहा, अरे नहीं बेटा, तू अकेली कैसे सब संभालेगी? ऊपर से तेरी माँ की हालत भी ऐसी नहीं है कि तू हर काम अकेले कर सके। हम इन्हें अपने घर ले चलते हैं, वहां सब होंगे। तू, मैं, अभी सब मिलकर देखभाल करेंगे तो ठीक भी जल्दी हो जाएंगी। कामिनी जी ने पहले तो विरोध करना चाहा, होंठ हिले भी, पर दर्द और कमजोरी ने उन्हें चुप करा दिया। अभी ने तुरंत अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी की। फिर सब मिलकर कामिनी जी को कार में बिठाकर घर ले आए। सीमा ने स्कूल से 1 हफ्ते की छुट्टी ली। अब उसका पूरा ध्यान मां की देखभाल में था। वह मां की दवाइयों, बाकी सुविधाओं का ध्यान रख रही थी, तो सरला जी रसोई संभाल रही थीं। आज वह उनके लिए गर्मा गर्म दलिया बनाकर ले आई। लीजिए बहन जी, दलिया खा लीजिए, फिर दवा भी लेनी है। कामिनी जी, जो अब तक खुद को दूसरों से अलग और ऊपर मानती आई थीं, पहली बार इतनी मदद लेते हुए खुद को थोड़ा छोटा महसूस कर रही थीं। अरे आप तकलीफ मत कीजिए बहन जी। कामिनी जी संकोच के साथ बोली, तो सरला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी तकलीफ कैसी, आप मेरी सीमा की माँ हैं तो मेरे लिए भी घर की हैं, बस चुपचाप खा लीजिए। 1 हफ्ता बीत चुका था। कामिनी जी अब भी सीमा और अभी के घर पर थीं। चोट की तकलीफ कुछ कम जरूर हुई थी, लेकिन अब भी पूरी तरह उठ बैठ नहीं पा रही थीं। आज सैटरडे नाइट थी, तो हर शनिवार की तरह आज भी सब लोग बैठकर एक साथ फिल्म देखने वाले थे। अभी और सीमा कामिनी जी को भी बीम चेयर पर बैठाकर लिविंग रूम में ले आए, जहां टीवी रखा था। सरला जी ने पहले ही टेबल पर पॉपकॉर्न रख दिए थे। टीवी की स्क्रीन पर एक पुरानी कॉमेडी फिल्म की शुरुआत हो रही थी। सरला जी कभी सबको पॉपकॉर्न बांटती, तो कभी फिल्म के मजेदार सीन का आनंद लेने लगती। सीमा और अभी तो मजेदार डायलॉग पर अपनी अपनी टिप्पणी देने लगते,
तो वहीं ससुर जी जोर से ठहाके लगाकर हंसते। कमरे में हंसी की गूंज थी। कामिनी जी इस माहौल को देखकर अभिभूत थीं। उस रात कामिनी जी को नींद नहीं आई। इस घर के माहौल को देखकर वह हैरान थीं। यहां सबके बीच एक अनोखा प्यार था। कोई रोक टोक नहीं, कोई तनाव नहीं, बस सच्ची आत्मीयता। सीमा को ये लोग कितना चाहते थे। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते थे। कभी कभी उन्हें लगता था कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई है, पर यह दुनिया उन्हें इतनी अपनी सी लगने लगी थी कि मन में एक अनजाना सा सुकून पनपने लगा था। यह घर महज ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था। यह एक ऐसा आशियाना था जिसकी नींव प्यार भरे रिश्तों पर टिकी थी। यहां तनाव का नामो निशान नहीं था। हर कोने से खुशियां चहकती थीं। अब तो कामिनी जी को अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। मैं भी कितनी पागल थी जो मैं अपनी सीमा को इस परिवार से अलग हो जाने को कह रही थी। लेकिन अब सीमा की 1 हफ्ते की छुट्टियां पूरी हो चुकी थीं। स्कूल से फोन आया था। वार्षिक महोत्सव आने वाला था और स्कूल में तैयारियां शुरू हो चुकी थीं और बतौर सीनियर टीचर उसकी मौजूदगी जरूरी थी। फोन रखते ही उसके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उस समय सरला जी भी वहां बैठी थीं। क्या हुआ बेटा? उन्होंने पूछा तो सीमा बोली, वो माँ जी, स्कूल का एनुअल फंक्शन नजदीक है। मैनेजमेंट की तरफ से कॉल था, जाना पड़ेगा। पर उसकी आंखों में घुली चिंता और स्वर में छिपा बोझ साफ झलक रहा था। अरे तो हम हैं ना बेटा, परेशानी क्या है? सरला जी ने मुस्कुराकर उसका कंधा थामा। लेकिन माँ को यूं छोड़कर, मेरा मतलब है आप कैसे सब कुछ संभाल पाएंगी? उन्होंने शांत लेकिन भरोसे भरे स्वर में कहा, तू निश्चिंत होकर स्कूल जा। मैं यहाँ हूं ना, और मेड भी लौट आई है गांव से। हम दोनों मिलकर तुम्हारी माँ का पूरा ख्याल रखेंगे। तेरा काम भी जरूरी है और तुम्हारी माँ की देखभाल भी। हम दोनों सब संभाल लेंगे। सीमा ने चुपचाप उनकी तरफ देखा। सरला जी की एक बात ने सीमा का मन हल्का कर दिया। सीमा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है माँ जी, मैं कल से स्कूल चली जाऊंगी। सरला जी ने सिर पर हाथ रखा। जाओ, अब अपना काम मन लगाकर करना और यहाँ की फिक्र मत करना। उन दोनों सास बहू की बातें सुनकर सामने बैठी कामिनी जी की आंखें आंसुओं से भीग गईं। सीमा ने अगले दिन से स्कूल जाना शुरू कर दिया। पीछे सरला जी ने अपने पति के साथ मिलकर घर को बखूबी संभाल लिया। कामिनी जी की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। दवाइयां समय पर, खाना उनकी पसंद का और हर सुविधा का ख्याल। धीरे धीरे कामिनी जी की तबीयत में सुधार आने लगा। उनकी सेहत के साथ साथ स्वभाव में भी नरमी छाने लगी। पहले वह खाली वक्त किटी पार्टियों में बिताया करती थीं, जहां लोग एक दूसरे की बुराइयां और हैसियत के दिखावे में ही लगे रहते थे। वहीं आजकल वे सरला जी के साथ बैठकर सत्संग सुना करती थीं। कभी कभी ध्यान में भी बैठ जाती थीं। यह बदलाव देखकर सीमा का मन खुश था। अब कामिनी जी लगभग ठीक हो चुकी थीं। थोड़ा बहुत चलने भी लगी थीं। एक दिन सीमा ने उन्हें खड़े देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। माँ, आप चल रही हैं। आज मैं बहुत खुश हूं। कहते हुए वो उनके गले लग पड़ी। एक शाम सरला जी और कामिनी जी सोफे पर साथ बैठी थीं। चाय के प्याले हाथ में लिए कामिनी जी ने धीरे से कहा, अब मैं सोच रही हूँ अपने घर लौट जाऊं। सरला जी ने चौंक कर देखा। क्यों बहन जी, यहीं रहिए, यहाँ मैं आपके साथ हूँ। सीमा है, अभी है, हम सब हैं। घर जाकर अकेले क्या करेंगी, परेशान ही होंगी। कामिनी जी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में उदासी उतर आई। बात तो आप ठीक कहती हैं। यहाँ रहते हुए दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अपना खाली घर तो काटने को दौड़ता है, लेकिन क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। पहले सीमा के पापा मुझे छोड़कर चले गए, फिर मेरा बेटा जिसे मैंने पाला पोसा बड़ा किया, उसने भी मुझे दगा दे दिया। मैं चाहती थी कि रोहित के लिए लड़की मैं चुनूं, तो क्या गलत था। इतना अच्छा खानदान था, रुतबा था उनका समाज में, खूब धन संपत्ति थी, लेकिन रोहित ने तो। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर बोली, अब तो मैं उनसे कोई मतलब नहीं रखती, बात तक भी नहीं करती। सरला जी ने गहरी नजर से उन्हें देखा और बोली, लेकिन बहन जी, एक बात तो बताइए,
क्या आपने एक बार भी रोहित की बात सुनने की कोशिश की? क्या कभी उसकी पसंद की लड़की को समझने या जानने की कोशिश की? कामिनी जी चुप रही, जैसे कोई जवाब उनके पास था ही नहीं। दिल तो हर माँ का एक सा होता है। आपने जो चाहा वह गलत नहीं था, लेकिन बच्चों के प्यार में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि उनकी जिंदगी के फैसले वह बेहतर तरीके से ले सकते हैं। हम तो केवल उनके लिए रास्ते बना सकते हैं, लेकिन चलना उन्हें है। अगर वह अपने बनाए रास्ते पर खुश हैं, तो क्या हमें भी खुश नहीं होना चाहिए? कामिनी जी की आंखें कुछ पलकों दूर कहीं टिक गईं, फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, आप जो कह रही हैं मैं समझती हूँ सरला जी, लेकिन मेरे भी कुछ अरमान थे। मैं भी चाहती थी कि समाज में सर उठाकर चलूं। आखिर लोगों के बीच हमारी भी कोई इज्जत है या नहीं? गरीब घर की लड़की के साथ रिश्ता करके उसने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मेरी किटी पार्टी की सहेलियां हंसने लगी थी मुझ पर, मजाक बनाकर रख दिया था उन्होंने मेरा। वह सब हुआ रोहित और उस लड़की की वजह से। क्या थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा रुतबा चाहना भी गुनाह है? सरला जी उनकी आंखों में झांकते हुए धीरे से मुस्कुराई। यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। आप ही बताइए, समाज के बहकावे में आकर अपने रिश्ते खराब कर देना क्या सही था? जिन्हें आप अपना दोस्त मानती हैं, वही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये आप समझ ही नहीं पाई। यह बात सुनकर कामिनी जी सन्न रह गईं। फिर सरला जी जरा पास खिसक कर आईं और आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोली, कभी कभी जिंदगी हमारी शर्तों पर नहीं चलती बहन जी, लेकिन वह जैसी चलती है वैसी ही सबसे बेहतर साबित होती है। आपको यकीन नहीं होगा, अभी के लिए एक बहुत ही ऊंचे घराने से रिश्ता आया था। लड़की बहुत ही सुंदर थी, पढ़ी लिखी और अपने पिता के साथ उनका बिजनेस संभालती थी। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। हम सबको लगा बस अब यही रिश्ता कर देना चाहिए, लेकिन अभी ने साफ मना कर दिया और कारण पूछने पर हमें बता दिया कि वह सीमा से प्यार करता है और उसी के साथ 7 फेरे लेकर अपना जीवन बिताना चाहता है। हमने अभी के फैसले का सम्मान किया क्योंकि हमें उसकी खुशी प्यारी थी। अगर हम उस वक्त धन दौलत के पीछे भागते तो शायद वह रिश्ता हो जाता, पर उसमें मेरे बेटे की खुशी शामिल ना होती और मुझे जिंदगी भर उसका मलाल रहता। जो हुआ अच्छा ही हुआ। इतने बड़े अमीर खानदान की लड़की शायद हमारे घर में टिक भी ना पाती। आज अपने बेटे को उसकी पत्नी के साथ खुश देखती हूँ तो सुकून मिलता है। लेकिन बहन जी, आपने ठीक उसका उल्टा किया। आपने पैसे को तरजीह दी और अपने ही बेटे से रिश्ता तोड़ लिया। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर जब इन्हें अहम बना लिया जाए तो यह जिंदगी को बोझ बना देती है। और आप भी यही गलती कर बैठी। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन खुशी एक ऐसी चीज है जो पैसे से भी नहीं कमाई जा सकती। कामिनी जी के दिल में हलचल मच रही थी। होंठ हिले पर शब्द नहीं निकले। सरला जी ने थोड़ी देर चुप्पी के बाद फिर कहा, वैसे एक बात कहूँ, आपका बेटा आज भी आपके बेहद करीब है। सीमा ने मुझे बताया कि वह आपके घर का पूरा खर्च उठाता है। अक्सर सीमा को फोन करता है, सीमा और अभी से बात करता है, उसका हाल पूछता है और आपका भी। आप यकीन नहीं मानेंगी, जिस दिन से आपको चोट लगी है रोज उसका फोन आता है आपकी तबीयत पूछने के लिए। आपने तो मान लिया कि उसने आपको छोड़ दिया है, पर सच तो यह है कि आपने ही उसे खुद से दूर कर दिया। कामिनी जी की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। उन्होंने कुछ कहना चाहा, पर गला रंध गया। कई वर्षों से जमी एक जिद आज जाकर पिघलने लगी थी। उनकी कांपती उंगलियों ने सरला जी का हाथ थामा और बहुत देर तक कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। उस रात कामिनी जी को नींद नहीं आई। पलंग पर लेटी रही, मगर आंखें छत की ओर टिकी थीं। सुबह जब सीमा उठी तो देखा मां चुपचाप तैयार हो रही हैं। क्या हुआ माँ? सीमा ने हैरानी से पूछा तो उन्होंने अचानक फैसला सुनाया। सीमा, मैं अपने घर लौट रही हूँ। सीमा हैरान थी। माँ, आप ठीक तो है ना? अचानक ये क्या? उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन कामिनी जी ने बस इतना कहा, बहुत दिन तकलीफ दे दी तुम्हें, अब मुझे घर जाना है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। सबने उन्हें कुछ दिन और रहने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार अभी उन्हें कार से घर छोड़ आया। कुछ देर बाद सीमा ने मां को फोन लगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
उसके भीतर बेचैनी घर करने लगी थी। शाम ढली ही थी कि सीमा के फोन की घंटी बजी। वह झट से उठी और जल्दी से फोन रिसीव किया, लेकिन दूसरी ओर से जो सुनने को मिला, सीमा का दिल कांप उठा। क्या? वो आश्चर्य भरे स्वर में बोली और फिर अचानक उसकी आवाज टूट गई, गला भर आया। फोन सुनते सुनते वह फूट फूट कर रोने लगी और थोड़ी देर के बाद रोते रोते कमरे से बाहर आई। फोन कट चुका था। इधर सरला जी और अभी उसे यूं रोते देख घबरा गए। वे दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ सीमा, कुछ तो बताओ। लेकिन सीमा बस रोती रही। अरे बताओ तो बेटा, बात क्या है? सरला जी का दिल बैठा जा रहा था। फिर सीमा अचानक आगे बढ़ी और अपनी सास के गले लग गई। थैंक यू मां जी, आप बहुत अच्छी हैं। कहते हुए वो फिर से रो पड़ी। सरला जी चौंकी। बात क्या है बेटा? तो सीमा ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। भैया का फोन था। वो कह रहे थे कि माँ उनके पास उनके घर पर है। आज उन्हें अपने दरवाजे पर देखकर भैया और भाभी दोनों हैरान ही रह गए थे। सुनकर सरला जी की आंखें नम हो गईं। सच में कामिनी जी अपने बेटे के पास हैं? अभी ने पास आकर कहा, यह तो कमाल ही हो गया। सीमा ने हिचकियां लेते हुए आगे बताया। पता है माँ जी, माँ ने ना केवल भैया को गले लगाया बल्कि उनसे माफी भी मांगी। फिर भाभी को गले से लगाकर देर तक रोती रही, बार बार माफी मांगती रही। भैया यह सब बताते हुए खुद भी रो रहे थे। सीमा की हिचकियों में अब राहत घुलने लगी थी। पल भर को घर में सन्नाटा छा गया था और फिर सीमा ने धीरे से कहा। यह बात बताने के बाद भैया ने माँ को फोन पकड़ा दिया। माँ ने कहा, सीमा, मेरी आंखों पर एक पर्दा था, अपने ही अहम और पूर्वाग्रहों का। मैं बहू में कमी ढूंढती रही, पर दरअसल कमी मेरी सोच में थी। तू जानती है, जब मैंने तेरी सासू माँ से बात की तो उनके शब्दों ने जैसे मेरे अंदर के अहम की दीवारें तोड़ दी। और सच कहूं सीमा, उस दिन पहली बार मुझे अपनी गलतियां नजर आईं। अब मैं भी अपने बेटे बहू के साथ हूं और बहुत खुश हूं। बहुत कुछ सिखा दिया है तेरी सास ने मुझे। अब मैं भी अपनी बहू को वैसे ही प्यार से रखूंगी जैसे तेरी सास रखती है। और फिर मां बोली, अब फोन रखती हूं, तेरी भाभी मेरे लिए खाना बनाकर लाई है, हम सब मिलकर खाएंगे। भरी आंखें लिए सीमा ने अपनी बात पूरी की तो सरला जी ने सीमा के सिर पर हाथ फेरा। उनकी अपनी आंखें भी भीग रही थीं। देखा बेटी, माफी में वह ताकत होती है जो रिश्तों के मलबे को भी घर में तब्दील कर दे। यहाँ तो सिर्फ थोड़ा मनमुटाव था, अब तेरा पूरा परिवार साथ होगा। सरला जी सीमा के आंसू पोंछते हुए बोली तो सीमा ने उनकी हथेली चूम ली। माँ जी, जो काम मैं आज तक नहीं कर पाई वह आपने कर दिखाया। आपकी वजह से आज मेरा बिखरा हुआ मायका फिर से गुलजार हो गया। भगवान करे ऐसी सास सबको मिले। रिश्ते न अधिकार से चलते हैं, न डांट की छांव में पलते हैं। ये तो बस प्यार की जुबान समझते हैं और समझदारी में ढलते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या माफी में सच में इतनी ताकत होती है कि बिखरे हुए घर परिवार को जोड़ दे? प्यारे साथियों, कुछ रिश्ते वक्त के साथ दूर नहीं होते, बस एक दीवार खड़ी हो जाती है, अहम की दीवार, जो न दिखती है न ही आसानी से गिरती है। लेकिन जब दिल बदलते हैं, सोच नरम होती है, तो यही दीवारें भी गिरती हैं और फिर जो सामने आता है वो होता है अपनापन। सीमा की माँ, जो कभी दुनिया से लड़ने की सीख देती थीं, आज खुद अपने ही बनाए हुए खांचे से बाहर निकल आई। उन्होंने सीखा कि असली माँ वही है जो खुद सीखने को तैयार हो, अपने बच्चों से भी। सीमा की सास ने बिना बोले जो सिखाया वह सालों की कठोरता को पिघला गया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक अच्छी सास सिर्फ बहू की जिंदगी नहीं संवारती, बल्कि एक मां को भी नया दृष्टिकोण सिखा सकती है। इस कहानी में कोई विलेन नहीं था, बस कुछ गलतफहमियां, कुछ दर्द, कुछ अनुभव और बहुत सारा अहम। लेकिन जहां प्रेम हो वहां सुधार भी होता है और सुधार से ही जीवन में फिर से प्रकाश आता है। आज सीमा सिर्फ एक बहू नहीं रही, वह एक पुल बन गई, अपनों के बीच की दूरी को पाटने वाला पुल। और कामिनी जी एक ऐसी मां जो देर से सही पर अपने दिल को जीत गई। साथियों, घर की दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनती,
उन्हें भावनाएं, समझदारी और क्षमा का गारा जोड़ता है। सीमा की आंखों में आज राहत थी। वर्षों का एक बोझ जो उसकी मां की कटुता और कठोरता से उसके दिल पर था, वो आज उतर चुका था। आज न सिर्फ उसकी सास उसकी मां बनी, बल्कि उसकी मां भी एक नई इंसान बन गई थी। कामिनी जी, जो कभी अपनी बेटी को सिर्फ मजबूत बनाना चाहती थी, आज खुद टूटकर जुड़ गई थी, अपने बेटे से, अपनी बहू से और सबसे जरूरी अपने भीतर की इंसानियत से। सरला जी का संयम, सीमा की संवेदनशीलता और कामिनी जी की स्वीकारोक्ति, तीनों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि हर टूटे रिश्ते के पास एक और मौका होता है, अगर हम उसे समय और दिल दोनों से जोड़ना चाहें। जहां रिश्तों में हो प्यार का दीपक जलता, वहीं हर दिल दर्द सहकर भी मुस्कुराता है। गलतियों से नहीं, माफी से घर बसते हैं। जो झुक जाए वही सबसे ऊंचा कहलाता है। माफ कर दो उन अपनों को जो राह से कभी भटक जाते हैं। कभी कभी रिश्ते भी धूप में चलकर साए बन जाते हैं। अहंकार से नहीं, प्रेम से रिश्तों को संजोया जाता है। जो माफी मांग ले उसे दिल से लगाया जाता है। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।